चीन का रियल एस्टेट मार्केट पिछले 20 सालों में सबसे नीचे पहुंच गया है। चीन के रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तकरीबन 56% की गिरावट सेल्स में आई है। न्यू स्टार्ट है वो 75% गिरे। इस समय जो माहौल बना हुआ है बहुत ही डेंजरस है। चीन की सरकार जहां प्लानिंग के लेवल दुनिया में सबसे बेहतर माने जाते हैं, और उनसे असेसमेंट में गलती कैसे हो गई और कहां हो गई। एंड यूजर डिमांड की इंटरेक्टिबिलिटी और उसकी इनकम के साथ प्रॉपर्टी के प्राइजेस का समावन नहीं था। कहीं ना कहीं उनके जहन से ये चीज स्लिप हो गई। जो ग्रोथ हो रही है सोसाइटी के निचली स्तर के लोगों तक फायदा हो और सारा इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क तक ही सीमित रहे। अगर ये संभल गया तो अच्छी बात है, नहीं संभला तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। शायद जो गिरावट जो हम देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों में वो अगले चंद सालों में और इसी प्रकार गिरती हुई दिखाई दे सकती है। क्या भारत में भी ऐसी स्थिति बन जाएगी? इनकम ग्रोथ जो है वो प्रॉपर्टी प्राइजेस से ज्यादा बढ़ी है और यही कारण है कि मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी है। ये चीज नहीं दिख रही थी कि इतना रियल एस्टेट बन रहा है, क्या इसके कंजम्पशन के लिए भी लोग हैं या घोस्ट टाउन खड़े होते जा रहे हैं सिर्फ? रियल एस्टेट को बहुत ज्यादा अगर आपने अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ दे दी तो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही डेंजरस परिस्थिति क्रिएट कर सकता है। हेलो, नमस्कार, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर लेकर हाजिर हैं ये आपका शो जहां पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की और खास तौर पे कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ों की जो रोज़मर्रा में बातचीत में नहीं आती। आप प्रॉपर्टी गुरु यानी हमारे दूसरे रियल एस्टेट शो में अपने रोज़मर्रा के सवाल यानी क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, वो सब करते हैं और वहाँ पर भी हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये शो थोड़ा एक कदम आगे लेकर जाता है, जहाँ हम चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट मार्केट को खुद ही इतनी अच्छी तरह से समझें कि आपके सामने सारे फंडामेंटल्स क्लियर हों। और इसीलिए हफ्ते दर हफ्ते हम कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी बातचीत आपके लिए लेकर आते हैं जिससे रियल एस्टेट को आप अच्छी तरह, बेहतर तरीके से और गहराई से जानना शुरू कर दें। आज भी ऐसा एक प्रयास होगा और आज खास तौर पे बात करेंगे एक बड़ी रिपोर्ट की। तो चीन के रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चीन का रियल एस्टेट मार्केट पिछले 20 सालों में सबसे नीचे पहुंच गया है। वहां प्रॉपर्टी की कीमतों में जोरदार गिरावट हुई है। खास तौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें जो गिरकर 2005 के लेवल पर चली गई हैं। पिछले 1-2 दिनों में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इन खबरों ने कोहराम मचा दिया है। हवाला दिया जा रहा है BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के उस प्रॉपर्टी इंडेक्स का जिसमें चीन में घरों की कीमतें धराशायी होती दिख रही हैं। इंडेक्स का नाम है चाइना सिलेक्टेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइजेस। आपके सामने उस इंडेक्स की तस्वीर है इस वक्त। अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। इसका एक सिरा जहां पर ये ग्राफ खत्म हो रहा है सीधे हाथ पर 2025-26 के Q4 को दिखा रहा है और वहां पर इस इंडेक्स की वैल्यू है 86.79। ये आपके सामने Q4 2025-26 इंडेक्स की वैल्यू ध्यान से देख लीजिए 86.79। अब देखते हैं इस ग्राफ का दूसरा सिरा जो कहां जाता है। वो जाता है 20 साल पहले 2005 में, वहां का Q2 और उस वक्त इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी 87.95। यानी आज के मुकाबले उस वक्त भी वैल्यू ज्यादा थी। तो अब कहा यह जा रहा है इस इंडेक्स के मुताबिक कि प्रॉपर्टी की कीमतें वहीं पहुंच गई है जहां 20 साल पहले थी या उससे भी थोड़ी सी नीचे ही है। अब यही इंडेक्स, इसका जो पीक था वो 2021 में था जब इसकी वैल्यू 113 थी। ये वहां से भी ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा टूट चुका है। वैसे भी पिछले कुछ सालों में चीन के हाउसिंग मार्केट में जो गिरावट आई है वो एक झटके की कहानी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हमने इसे टूटते हुए देखा है। अर्थव्यवस्था की एक अलग तस्वीर ये दिखा रहा है। 2021 में जो बाजार अपने शिखर पे था वही अब करीब 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। कभी ग्रोथ का इंजन माने जाने वाला यह सेक्टर जो चीन की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा था, आज बोझ बनता जा रहा है। बड़े बड़े डेवलपर्स डूब रहे हैं,
लाखों घर बिक नहीं पा रहे हैं और खरीदारों का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। लेकिन सवाल अब सिर्फ चीन का नहीं है। क्या यह संकट केवल एक देश तक सीमित रहेगा या इसके झटके भारत जैसे उभरते बाजारों तक भी महसूस किए जाएंगे? क्या भारत का रियल एस्टेट सेक्टर भी किसी खतरे की ओर बढ़ रहा है या हमारी स्थिति चीन से पूरी तरह से अलग है? आज के इस शो में हम सबसे पहले समझेंगे कि चीन के इस प्रॉपर्टी संकट की पूरी कहानी और असलियत क्या है, और फिर बात करेंगे इसका असर भारत के निवेशकों और हाउसिंग मार्केट पर कितना और कैसे पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में चिंता की बातें होने लग गई है। तो चलिए आज के इस शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस शो में दो खास मेहमान, दो बड़े रियल एस्टेट एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं जो ये पूरी कहानी हमें समझाएंगे। हमारे साथ है गुलाम जिया साहब जो कि इंटरनेशनल पार्टनर है नाइट फ्रैंक इंडिया से, और पंकज कपूर साहब जो कि एमडी है लाइसेंस फोरास के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक पर्सपेक्टिव हम लेते हैं, यहां पर शुरुआत करते हैं कि पहले चीन की बात कर लें। गुलाम साहब, ये इंडेक्स जिसकी मैंने बात की BIS, उसकी तस्वीर आपने भी देखी। हालांकि इसमें कैच जरूर है कि ये जो प्राइस है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, मतलब शायद रियल टर्म में प्राइस उतनी नहीं गिरी है जितनी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वो दिखाई दे रही है। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि 2025 में इंडेक्स जहां है वो 2005 में था। तो क्या माने कि चीन में वाकई रियल एस्टेट बर्बादी की कगार पे है या 20 साल पीछे चला गया है? सबसे पहले तो विपिन जी बहुत शुक्रिया आपके साथ हमें इनवाइट करने का इस प्लेटफॉर्म पर। आपसे गुफ्तगू करके हमेशा बड़ा आनंद आता है, और हमारे पंकज जी भी बहुत दिग्गज एक्सपर्ट हैं इस सेक्टर के, और उनके साथ जब जब भी हमारी नोकझोंक होती है हमारी भी नॉलेज में और इजाफा होता है। तो इस बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं एक तरह से छुट्टी पर था और आप देख रहे हो कि हमेशा आपके शो पर सूट वगैरह पहन के आना होता है, लेकिन आज ये कैजुअली आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं सूट में आपके सामने आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, बात शुरू करते हैं चाइना का। और चूंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जहां पर उमूमन ये समझा जाता है कि प्रेस पर जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारा डेटा मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंच नहीं पाता है। तो आज जो कुछ बातें होंगी ये शायद थोड़ी सी वैक्यूम में, थोड़ा सा हवा में होंगी, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस की वजह से शायद पूरी तरह से डेटा हम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अब इसे समझें कि हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव क्या है। तकरीबन 1998 में चाइना में हाउसिंग मार्केट प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिसके बाद बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो उभर के आए, इन्होंने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट उठाए हैं कि जिसका शायद भारतवर्ष में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और चूंकि उस समय चाइना की इकोनॉमी पूरे रफ्तार से बढ़ रही थी, तो उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। उन्होंने मार्केट से बड़े बड़े डेट उठाए, जिससे लैंड खरीदी गई, और जो माल उन्होंने बेचना भी शुरू किया वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कगार पर आता है। इन्वेस्टर एक्टिविटी ज्यादा थी, रियल यूजर एक्टिविटी उतनी नहीं थी। और उस कारण उसके बाद जो तकरीबन 15-17 साल तक जो रियल एस्टेट ऑफ चाइना में जो उभार आया है वो आउटस्टैंडिंग था। तकरीबन 400% इंक्रीज हुआ है, मतलब 4 से 5 गुना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े हैं 1998 से 2000 तक। 2000 के आसपास गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि ये मार्केट बहुत ही किसी अलग ही रुख पर चला गया है, और जिसके कारण ओवरऑल जीडीपी का अगर आप तस्वुर करें, उस मुल्क की जीडीपी का 1/3 रियल एस्टेट पर आंका जा रहा था। और ये बहुत खतरनाक बात है। अगर मैं आपको भारतवर्ष की बात पैरेलली समझाता चलूं, इस समय भी भारतवर्ष का जो रियल एस्टेट है पूरे मुल्क के जीडीपी के सामने बमुश्किल 6 से 7% है। आप ये फर्क समझ सकते हैं कि भारतवर्ष का जीडीपी के से रिलेटेड ओनली 5 to 7%, चाइना का तकरीबन 1/3 हो चला था। उसके बाद गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लाई, जिसके कारण डेवलपर्स को बाजार से क्रेडिट लेना, उधार लेना दोभर हो गया, और उस कारण से उन्हें लिक्विडिटी क्रंच आया।
और चूंकि बायर्स के पास अगला पैसा देने के लिए नहीं था, मॉर्गेजेस पर प्रॉब्लम्स आ गए, तो उसके बाद ये पिछला तकरीबन 15-20 साल का जो अरसा था ये बहुत दुभर गुजरा है। बल्कि आज से कुछ 7-8 साल पहले तो ये ऐसा वक्त आया कि वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो एवरग्रांड के नाम से मशहूर है, ये तकरीबन 500 बिलियन की लायबिलिटीज के साथ वो उद्ध्वस्त हो गई। आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट $500 ट्रिलियन की एक कंपनी है। इस तरह की कई सारी कंपनीज जो है चाइना में इसी किस्म के हालात से गुजरी हैं। और उसके चलते पिछले 5 साल का भी अगर मैं आपको ब्यौरा दूं, पिछले 5 साल में चाइना का रियल एस्टेट प्राइजेस अगर हम जिक्र करते हैं, चाइना के रियल एस्टेट प्राइजेस में तकरीबन 30% गिरावट आई है। 30% पिछले 5 साल में। जो आज से 2021 में जो सेल्स थे उसके बनिस्बत आज 2026 में तकरीबन 56% की गिरावट सेल्स में आई है। कंप्लीशंस, प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो रहे हैं वो उसमें 36% गिरावट आई है। और ये सब को लेके न्यू स्टार्ट्स भी जो है, नए प्रोजेक्ट जो शुरू हो रहे हैं वो 75% गिरे हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि चाइना में इस समय जो माहौल बना हुआ है बहुत ही डेंजरस है। और मैं, चूंकि आपका अगला सवाल होगा भारतवर्ष से कैसे कनेक्ट है, आपने वो बताई है, लेकिन उस सवाल पर मैं इस समय नहीं आता। बस आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि चाइना का रियल एस्टेट पिछले 20-25 साल जब से वो शुरू हुआ प्राइवेटाइजेशन से आज तक किस किस मरहलों से गुजरा है, किस प्रकार से वो एक पीक तक पहुंचा और उसके बाद लगातार गिरावट चली आ रही है, और उसके पीछे कारण क्या है। इस पर ये एक ब्यौरा था क्विक आपके सारे श्रोताओं के लिए, आपके ऑडियंस के लिए। चाइना क्या है, चाइना का रियल एस्टेट क्या है, इसके ऊपर एक समरी थी। बैक टू यू विपिन, इसके आगे सवाल का धीरे धीरे हम सवाल के जवाब देते चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने संक्षिप्त में लेकिन बहुत अच्छी तरह से समझाया कि चीन में हुआ क्या पिछले 20, 25, 30 सालों के अंदर और आज की क्या स्थिति। पंकज सर, अब चूंकि पूरा खेल डेटा का है और आप भी उस डेटा में बहुत एक्सपर्ट हैं, अब ये जो मैं आपके भी बहुत सारे इस तरह के इंडेक्स देखता हूं और वो आप लाइन ग्राफ्स वगैरह से सब कुछ समझाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी कहानी ही आज इस पर शुरू हुई कि BIS की तरफ से वो एक ग्राफ आया और उस ग्राफ ने पूरी हलचल मचा के रख दी। लोग वो एंड टू एंड बस वो दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब ये इंडेक्स कह रहा है कि ये इंडेक्स जैसा 2025 में दिखाई दे रहा है वैसा ही 2005 में था और नीचे वो लिखते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इसके मायने क्या हुए? क्या सच में वो कीमतें गिरकर 2005 पे चली गई हैं? और जब आप कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपए में कोई चीज 2005 में खरीदी थी वो आज भी 100 रुपए की हो गई, या महंगाई को जब उसमें जोड़ देंगे तो वो एक अलग हिसाब बनेगा? मतलब वो दिखाएगा जरूर कि ये लगभग वहीं पहुंच गया है, लेकिन असल में वो वापस 100 रुपए पे नहीं गया। कैसे समझे इसको? देखिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये माना जाता है कि अगर प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन, जो महंगाई की दर है 6% या 7% जो भी चल रही है, और एक प्रॉपर्टी का प्राइजेस ऊपर बढ़ रहा है, तो ज़्यादातर ये बोला जाता है कि एसेट्स क्लास जितने भी होते हैं वहाँ पे उसकी ग्रोथ इन्फ्लेशन के एडजस्ट के अगेंस्ट में हायर होनी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ ग्रोथ खत्म हो जाए तो एज्यूमिंग अगर एक प्रॉपर्टी का भाव 100 रुपए है और इन्फ्लेशन 6% है वहाँ पे, तो उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड भाव जो है 100 में 6% का डिस्काउंट करके अगर आप देखेंगे तो करीब 94 के करीब का आप जो है उसको भाव इंडेक्स पकड़ेंगे। और ऐसे ही अगर वो नेक्स्ट ईयर में वो भाव 100 रुपए से बढ़ करके 120 रुपए हो जाता है और इन्फ्लेशन भी 6% के हिसाब से चलता है, तो 120 में से आप 6% वापस से डिस्काउंट करके फिर उसके ट्रेंड को अगर आप प्लॉट करते चलते हैं तो आपको दिखाई देता है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ है कि डिक्लाइन है। ऐसा अगर हमारे रियल एस्टेट मार्केट के साथ तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि 2016 से लेकर के 2021 तक प्रॉपर्टी के प्राइसेस में ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको वो स्टैग्नेंसी और डिक्लाइन दिखाई देगा। उस स्टैग्नेंसी में इंडेक्स आपको गिरता चला जाएगा क्योंकि आपकी महंगाई का जो इम्पैक्ट प्रॉपर्टी प्राइसेस में, अगर प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ नहीं रहा है तो टाइम करेक्शन और इन्फ्लेशन एडजस्टेड उसमें करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक पैरामीटर है जो बताता है कि प्राइस प्रोडक्टिव है। तो प्रोडक्टिव प्राइस शुड बी, द ग्रोथ इन प्रोडक्टिव प्राइस शुड बी
हायर देन द इन्फ्लेशन, तब ये हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टी जो है एक एसेट्स है और वो एसेट की प्रोडक्टिविटी है। अगर वो इन्फ्लेशन से को एडजस्ट करने के बाद उसमें स्टैग्नेंसी या डिक्लाइन दिखाई देता है तो उसमें प्रोडक्टिविटी कम दिखती है। तो ये आप अपना ग्राफ अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख लीजिए तो हमारा एक पैरामीटर है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस और इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी का ग्राफ, अगर आप उसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे तो 2005 से अभी तक इंडिया के रियल एस्टेट में 9% की CAGR ग्रोथ दिखाई दी है, इवन आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन। तो कंपेरेबल जो है वो चाइना से इंडिया का मार्केट में काफी डिफरेंट है। लेकिन आप 2016 से 2021 का पीरियड देख लीजिए तो उस पीरियड में एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस में कंप्लीट स्टैग्नेंसी दिखाई दी। और यही कारण है कि ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसके अंदर ऊपर का लाइन दिखा रहा है इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस एंड नीचे का इनकम एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी। तो अगर आप देखिए एक पीरियड 2006 से 2014 तक का पीरियड था, 16 तक का पीरियड था, जहां पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस और इनकम इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी का गैप सबसे हाईएस्ट था। दैट इज बेसिक रीजन कि हमारे पास वॉल्यूम कम हो रहे थे, इन्वेंट्री ओवरहैंग बढ़ रहा था। लेकिन कोविड के बाद हमने देखा कि जो प्राइस में स्टैग्नेंसी दिखाई दी। अगर आप 2000 ऊपर की लाइन को देखेंगे 2014 से लेकर के 2021 तक वो एक प्राइस की स्टैग्नेंसी दिखाई दी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस में स्टैग्नेंसी दिखाई दी, बट उस पीरियड में हमारी इनकम बढ़ती चली गई। और 21 में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया जिसके जब आपकी अफोर्डेबिलिटी प्राइसेस से ज्यादा बेटर थी। और यही कारण है कि हमने रियल एस्टेट के अंदर एक वॉल्यूम होते हुए देखा। तो आपका जो क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस क्या होते हैं वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और साथ में ये भी दिखाया कि इंडिया मार्केट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन चाइना। लेकिन अब ये बात तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आप दोनों की बात समझ ली। गुलाम साहब ने ये समझाया कि चाइना में क्या हुआ, आपने ये बता दिया हमें कि वो जो इंडेक्स अभी चाइना में की कहानी कह रहा है इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, उसके मायने क्या होते हैं। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव हिंदुस्तान का भी दिया, इंडिया का भी दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आएंगे इंडिया के प्रॉपर मार्केट पे, फिर मैं थोड़ी चाइना की बात करूंगा। गुलाम साहब, तो आपकी जो बात मैं समझूं और जो पंकज सर ने भी कही है कि ठीक है वो ग्राफ में क्या दिख रहा है, वो वैल्यू क्या आ रही है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन वस्तु स्थिति जो है, ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो तो खराब है। वो तो जो बड़े बड़े शहर हैं चीन के, वहां ओवर सप्लाई हो गई है, पिछले 5 साल से कोई सेल्स ग्रोथ नहीं आई है। आपने एवरग्रांडे का नाम लिया, और भी 2-3 कंपनियां हैं वहां की, एक तो गवर्नमेंट बैक कंपनी है, वो उसके साथ भी इश्यूज हो गए हैं। कुल मिला के, और गवर्नमेंट ने शायद $300 बिलियन का फंड अनसोल्ड प्रॉपर्टी को एडजस्ट करने के लिए, खरीदने के लिए किया है ना। काफी प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली है। तो क्या हम ये माने कि जो चाइना का रियल एस्टेट मॉडल था, जो आपने भी बताया कि उनकी जीडीपी का 1/4 ऑलमोस्ट, यानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो अब कहीं ना कहीं जाके फंस गया है। और अगर ये फंस गया है, जो अभी दिख रहा है, अगर ये संभल गया तो अच्छी बात है, नहीं संभला तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि रियल एस्टेट को बहुत ज्यादा अगर आपने अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ दे दी तो उसका खतरा जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही डेंजरस परिस्थिति क्रिएट कर सकता है। और उसी चीज को अगर आप चाइना का जिक्र करें, मैंने आपसे बताया था कि 1/4 या 1/3 अगर रियल एस्टेट के लिए आपने रिजर्व कर दिया कि उतना आपका जो ग्रोथ है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस है, वो रियल एस्टेट से आ रहा है, बहुत खतरनाक मकाम है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके कारण जब रियल एस्टेट फॉल होना शुरू हुआ चाइना का, तो चाइना का जीडीपी 2% से नीचे आया है। आप इमेजिन कर सकते हो, हम भारत की जब जिक्र करते हैं 6% 7% हम जीडीपी ग्रोथ पर ईयर हम दिखाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर उसका 2-3% एक साथ अगर शेव ऑफ हो जाए तो मुल्क का क्या हाल होगा। वही हाल इस समय चाइना में हो रखा है। आपके जो हॉन्टेड मेंशंस हैं, जो कई सारी बड़ी हाई राइजेस, टाउनशिप्स, जहां आधे किए हुए मकान पड़े हुए हैं, हम जब अक्सर जिक्र करते हैं
वो नोएडा की चंद इमारतों के पिक्चर हमारे सामने, दृश्य हमारे नजरों के सामने फिर जाते हैं कि चंद मकान, चंद बिल्डिंगें जो बंद पड़ी हैं, वो चंद बिल्डिंगें हैं। ऐसी हजारों स्ट्रक्चर्स हैं जो चाइना में इस समय अटके पड़े हैं। और उसी के लिए जिसका आपने जिक्र किया कि उस सिचुएशन को संभालने के लिए एक फंड जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर भी किया है, लेकिन उसके बनस्बत हमारा भारतवर्ष में जो आज से कुछ 6-7 साल पहले स्वामी फंड लॉन्च हुआ था, उसकी सक्सेस जबरदस्त है। और वो बहुत सारे जो डिफरेंसेस है, मैं चाइना और भारत दोनों का एक साथ जिक्र करता चल रहा हूं ताकि आप उस चीज को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझ पाए। तो जो भारत में हमने किया है उस चीज को संभालने के लिए, उस सिचुएशन को संभालने के लिए, उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन हमने हासिल किया। एक और बात है कि चूंकि उसी दौरान मार्केट भी काफी तेजी से ऊपर गई, तो वो जो सेविंग पैकेज जो गवर्नमेंट की तरफ से स्वामी के नाम से आया था, उसको काफी मदद भी मिली। जो हवाएं चली वो इसके फेवर में रही। तो ओवरऑल हमने इस मार्केट को संभलता देखा। क्या चाइना में ये मुमकिन है? इस सवाल का जवाब देना इस समय मुझे थोड़ा सा दूभर लग रहा है, लेकिन ये परिस्थिति वहां पर बहुत कठिन बनी हुई है। और वो इसलिए कि जो ओवरऑल ग्रोथ है उसके बैकग्राउंड में आप ये भी देखें कि जो एनर्जी का जो इतना बड़ा इम्पैक्ट, एनर्जी की सिचुएशन वर्सन हो रही है जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण, वो भी इसे इम्पैक्ट कर रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो चाइना का सबसे बड़ा ड्राइवर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग रहा है। तो चाइना में जब लोग मकान खरीदते हैं, वो वेल्थ क्रिएट करते हैं, उसका बेसिक जो ग्रोथ फैक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ग्लोबली एंड स्पेशली चाइना, जो पिछले चंद वर्षों में जो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम से जो शुरुआत हुई है, जिससे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो डोमेन वापस अमेरिका में ले जाना चाह रहे हैं, इन सबको लेते हुए चाइना में इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है। तो अगर आपका वेल्थ क्रिएशन इम्पैक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मकानों का डिमांड भी उसी रफ्तार से गिरेगा। और वो चीज हमें आज डेटा में दिख रही है। अगर 56% रिक्वायरमेंट डिमांड अगर गिरा है पिछले 5 सालों में, 56% अगर डिमांड गिरा है, तो बिल्कुल सामने की बात है कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका इम्पैक्ट हाउसिंग सेक्टर पर पूरी तरह से क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट ने जो पैकेज लाई है, रिलीफ पैकेज, उसके चलते क्या हालात दोबारा दुरुस्त होते हुए दिखेंगे? मुझे नहीं लगता इतना आसान है, क्योंकि मीनवाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो रहा। एनर्जी डर्थ, जो एनर्जी के ऊपर जो बहुत बड़ा डिप्रेशन आया एनर्जी सेक्टर पर, पेट्रोल और एलपीजी, वो गैस वगैरह में जो मिडिल ईस्ट के कारण जो दिक्कत हो रही है वो भी बनी हुई है। ये सब के चलते मुझे नहीं लगता अगले चंद सालों में चाइना के रियल एस्टेट को किसी प्रकार की कोई सुविधा मिल पाएगी। शायद जो गिरावट जो हम देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, वो अगले चंद सालों में और इसी प्रकार गिरती हुई दिखाई दे सकती है। विपिन, ओवर टू यू। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसे में अब एक कहानी मैं शेयर करता हूं, कहानी कह लीजिए, जानकारी कह लीजिए, अपने दोनों मेहमानों के साथ आप तस्दीक करेंगे, बताएंगे कि क्या ये सही है या नहीं है। क्योंकि चीन एक बहुत अलग तरीके का देश है, और जैसा अगर 1/3 या 1/4 जीडीपी रियल एस्टेट पर वहां निर्भर कर रही है, इसका मतलब भी ये है कि उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ रियल एस्टेट को इंट्रोड्यूस किया अपनी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए। अब एक असेसमेंट मैंने ये कहीं सुना था, पंकज सर एंड गुलाम सर, की जो चीन है वहां पर सेंट्रलाइज एक गवर्नमेंट है और बाकी जो उनके प्रांत हैं उनकी भी सरकारें हैं, अब सब मिलके ही आपस में काम करते हैं, लेकिन एक कोई स्कोर कार्ड जैसा चलता है जिसमें जो जितना मकान बना रहा है, वेल्थ प्रोड्यूस कर रहा है, उस हिसाब से उस फंडिंग होती है पर्टिकुलर स्टेट या प्रोविंसेस की। उनको भी ये लगा कि सबसे तेज तरीका जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, यानी कि रियल एस्टेट को डेवलप करने का है। तो जितना वो बनाते जाते थे उतना उनको फंड मिलता चला जाता था, और हर स्टेट ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर लिया, और इतना रियल एस्टेट धीरे धीरे क्रिएट होता चला गया जिसकी शायद जैसे डिमांड सप्लाई वाली बात थी वो किसी ने सोची नहीं। हर स्टेट को एक दूसरे से आगे निकलना था, ज्यादा से ज्यादा फंड प्रोक्योर करने थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसी चाल में ये चलता चला गया और मामला यहां जाके फंस गया। इसके एंड पे एक और चीज है, जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइना में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां के लोगों की रियल एस्टेट के अंदर भी है, खासतौर पे वहां की जो मिडिल क्लास है उसने इस बूम को देखा, और जिस तरीके से चाइना में रियल एस्टेट गया तो शायद कोई भी यही समझेगा कि हाँ इसी में पैसा डालना है, ये सोने की खदान है। तो ये जो दोनों जो कहानियां थ्योरियां हैं, पंकज साहब आगे, गुलाम सर आप पे भी आपकी भी राय लूंगा इस पे, ये किस हद तक सही है? क्योंकि चीन से आधी चीजें पता चलती हैं, आधी नहीं पता चलती।
क्या ये फंसने का कारण यही है क्योंकि चीन ऐसे तो बड़ा दूरदर्शी देश है, लेकिन क्या उसको अपनी ये चीज नहीं दिख रही थी कि इतना रियल एस्टेट बन रहा है, क्या इसके कंजम्पशन के लिए भी लोग हैं या घोस्ट टाउन खड़े होते जा रहे हैं सिर्फ? देखिए, मैंने पिछले 20 साल के अंदर जो एक्सपोनेंशियलाइजेशन हुआ हर कंट्री के अंदर, और उसके एक ट्रेंड को देखा तो एक चीज सामने मालूम पड़ी कि जब भी फाइनेंशियलाइजेशन होता है और इन्वेस्टमेंट पोर होता है किसी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे भूमि के अंदर और जो लैंड है उसके प्राइस में स्पेकुलेटिव राइज होती है। और वो राइज ये होती है कि जितना लैंड का भाव बढ़ता है उतना ज्यादा आप उसको और फाइनेंशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक और यही कारण है। बट दूसरा एक इसका एक फॉल आउट ये होता है कि लैंड एक कॉन्टेक्चुअल सब्जेक्ट है, कि अगर आपने सिटी सेंटर में कुछ हायर प्राइस के ऊपर एक प्रॉपर्टी के अंदर और एक लैंड में निवेश किया, उसका इम्पैक्ट उससे कनेक्टेड सारी लैंड पे कास्केडिंग मेथड में होता है। और यही कारण है कि आप बहुत इजीली जो है रियल एस्टेट मार्केट में एक स्पेकुलेटिव पर्सपेक्टिव तैयार कर सकते हैं। कुछ लैंड के अंदर हाई प्राइस के ऊपर निवेश करते हैं और उसका इम्पैक्ट पूरे ओवरऑल कनेक्टेड लैंड के ऊपर होता चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल इलास्टिसिटी होता है, एक डिसऑर्डर हो जाता है। अब क्या होता है कि आपकी इनकम और डेमोग्राफिक की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हाउसिंग की डिमांड जो है हर एक जगह पे सेट होती है। अब क्या होता है कि आपने प्राइस तो बढ़ा दिया लैंड का, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए, और तो जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग करना चाहिए होता है और जो अफोर्ड कर सकता है एक स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ फ्लैट, उसको दूर जाना होता है, और उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, तो या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक टर्म है स्पेशल इलास्टिसिटी। अब आप अगर 20 साल तक एक लैंड को फाइनेंशियलाइज करते रहे, पहले आपने मे बी प्राइवेट इक्विटी की मनी डाली, फिर बैंक की लेंडिंग उसको रिप्लेस करने के लिए डाली, उससे आपने एक मनी को दूसरे मनी से रिप्लेस किया, उसमें आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, और आपने उसकी प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए आपने एक निवेशक को लेके आ गए जो हाई प्राइस इलास्टिक है। तो एक एक आदमी 10-10 घर 100-100 घर, जो आपने नोएडा में 2007 से 2008 के पीरियड में दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके के पर्सपेक्टिव देखे, तो ये स्टोरी इंडिया में जो 5-7 साल चली, ये चाइना ने प्ले की ओवर 20 ईयर्स, और उसका ये फॉल आउट है कि आज हमारे पास घर जो है इतने दूर हो गए कि उनकी कोई स्पेशल इंटरेक्टिबिलिटी नहीं रह गई, क्योंकि आदमी घर खरीदता है बेसिस कहाँ वो वर्क कर रहा है। चाइना के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी जहाँ पे स्लीपिंग सिटी हो गई, कि मजदूरों को अपना घर में रहने के लिए और उनके जॉब से इतना दूर वो घर हो जाता था कि वो अपने घर केवल सोने के लिए ही जा पाते थे। तो ये एक 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 जो ह्यूमन की क्लॉक का केज है उसको डिस्टॉर्ट करता है, और इसकी वजह से डिमांड इंटरेक्टिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव में चाइना ने शायद अपना फाइनेंशियलाइजेशन और जीडीपी का प्ले ऑफ किया, जिसका अभी फॉल आउट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है एंड यूजर डिमांड की इंटरेक्टिबिलिटी और उसकी इनकम के साथ प्रॉपर्टी के प्राइजेस और उसकी स्पेशल इंटरेक्टिबिलिटी का समावन नहीं था। और यही कारण है कि वी आर सीइंग ए फॉल आउट, एंड लकली इंडिया में वी डिड अ करेक्शंस वेरी फास्ट, एंड एक अच्छी सीख भी है इंडिया के लिए कि वी शुड नॉट ट्राई टू प्लान फॉर दैट कि हमको रियल एस्टेट को ग्रो करना है और एक जीडीपी का 20% 30% पहुंचना चाहिए। हम लोग एक प्रोडक्टिव स्टेट के ऊपर हैं जहाँ पे 7 से 10% आई थिंक ऑफ आवर जीडीपी जो है वो मैनेज कर सकती है। तो इंडिया वाले पर्सपेक्टिव पे भी आते हैं पंकज सर, उसको तो इन डेप्थ हमें बात करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ काफी लोगों में अभी ये डर आ गया है। लेकिन उससे पहले गुलाम साहब आपका भी पर्सपेक्टिव जान लेना चाहता हूँ, और मेरा अभी भी सवाल वही है कि चीन की सरकार, जहां प्लानिंग के लेवल दुनिया में सबसे बेहतर माने जाते हैं और उन्होंने अपनी ग्रोथ के डंके बजा रखे हैं,
उनसे असेसमेंट में गलती कैसे हो गई और कहां हो गई? देखिए, आपने जो पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया थोड़ी देर पहले विपिन जी, वो दुरुस्त है। और किसी भी मुल्क के लिए जो इतना फैलाव रखता हो, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, वहां पर आपका फेडरल स्ट्रक्चर तो कॉमन है, वैसा ही होना चाहिए। हालांकि हमारी और उनकी जो लीडरशिप है, जो स्टाइल है, वो बहुत अलग है। तकरीबन डिक्टेटरशिप विज़ावी हमारा जो रूलिंग सिस्टम है बहुत अलग है। लेकिन फिर भी जो फेडरल सिस्टम है, जिसमें स्टेट्स को एक तरह से पूरी फ्रीडम दी जाती है कि वो अपना खुद सारा इकोसिस्टम तैयार करें, अपने पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को वो मैनेज करें। यही तरीका भारतवर्ष में भी है, जहां पर हर रियासत, हाउसिंग एक्चुअली एक स्टेट सब्जेक्ट है, जहां पर स्टेट या रियासत डिसाइड करती है कि कैसा रियल एस्टेट बनना है। लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है वो सेंट्रल सिस्टम, और जो जिस तरह से हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वही चीज चाइना, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जहन से ये चीज स्लिप हो गई, निकल गई, कि जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ एब्सोल्युटली बॉटम ऑफ पिरामिड में, जो बिल्कुल सोसाइटी के निचली स्तर के लोगों तक उसका ग्रोथ का फायदा, वेल्थ क्रिएशन का फायदा हो, और सारा इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क तक ही सीमित रहे, तो सारा जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है उसके चलते ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि और भी इस प्रकार के दूसरे कंजम्पशंस हैं, वो मुल्क के मुल्क में रहे। वो सारी चीजें शायद चाइना में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अगर आपने देखा हो कि बड़े बड़े ब्रांड जो चाइनीज कंपनीज थी, चाइना से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है, जो सारे जो चाइना के टॉप लाइन लेवल के जो अमीर लोग थे वो दूसरे मुल्कों में गए, फिर चाइनीज गवर्नमेंट को उनमें से कई को खींच के वापस लाना पड़ा, कई सारी कंपनीज बंद हुई। तो ये सारे जो मसाइल थे वो ग्रोथ से ताल्लुक रखते हैं, जो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। मुल्क अब पिछले 30-40 साल का अगर आप चाइना का पूरा ग्रोथ पैटर्न देखें, उससे पहले शायद 40-50 साल पहले भारत और चाइना का जीडीपी का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन जो ग्रोथ हुआ, उस ग्रोथ के दौरान उन्होंने इतनी तेज रफ्तारी से ग्रोथ की कि तकरीबन यूएस के जीडीपी टारगेट के नंबर्स तक पहुंच चुके हैं, और भारत से तकरीबन 5 गुना बड़ा इकोनॉमी उन्होंने तैयार कर ली है। और उसके पीछे ये इसी प्रकार की एक पैशन था कि इसे ग्रो करना है, लेकिन ग्रोथ विदाउट चेक्स एंड बैरियर्स। वो ग्रोथ जो है वही, जैसा कि अगर हम कह रहे हैं, जिसका पंकज जी भी जिक्र कर रहे थे, हमारे लिए बहुत कुछ है इस पैटर्न में सीखने के लिए, कि हम भी जब ये कह रहे हैं कि 5 से 10 और 10 से 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम भारतवर्ष के लिए तैयार करने जा रहे हैं, तो वो क्या चेक्स एंड बैलेंसेस थे जो चाइना को यूज करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। उस लर्निंग को सामने रखना बहुत आवश्यक है। किस प्रकार से वो जो आज जिस मकाम तक पहुंचे हैं, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उन कारणों को समझ के उन कारणों को अवॉइड करना, ये हमारे लिए, आपने बहुत अच्छा, ये आज जो चैप्टर आपने उठाया बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि किस प्रकार से हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हम उस परिस्थिति में नहीं है, और ये खुशी की बात है। लेकिन आगे चल के जब भारतवर्ष 5 से 10 और 10 से 20 और 25 ट्रिलियन की ओर कूच कर रहा है, तो वो क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, शायद आज हमारी इस डिस्कशन के बाद उस रिजल्ट पर पहुंचने में आसानी हो सकती है। रियल स्टेट की वो लाइन कब क्रॉस हो जाती है या नहीं होती है, उसका ये चीन तो एक बहुत बड़ा उदाहरण निकल कर आया, और चीन की बात इसलिए भी कि बहुत सारी बातें हमारे सामने नहीं आती हैं। लेकिन दुबई को भी देख सकते हैं। दुबई ने भी इस तरह के कई साइकिल देखे हैं। मतलब जब क्राइसिस आया था 8-9 का, तब दुबई के भी हालात वो हो गए थे कि जहां लिफ्ट खड़ी है वहां लिफ्ट खड़ी हुई रह गई, जो बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट जितना बना उतना बन के रह गया, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को बहुत ज्यादा रियल एस्टेट के ऊपर चलाने के लिए सोचा था अपनी इकोनॉमी को। इनफैक्ट आज भी वो कर रहे हैं, लेकिन वहां से उन्होंने बहुत सारे सबक सीखे। अब चाइना की बात या दुबई की बात या ऐसे किसी और मार्केट की बात, पंकज साहब, आपने थोड़ी देर पहले जब शुरुआत में वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड सिस्टम या पूरा जो मैकेनिक्स है उसका वो समझाया, तब आपने भारत का भी उदाहरण दिया। लेकिन अब अगर मैं स्पेसिफिक इंडिया की बात करूं, तो चीन जैसे मार्केट के मुकाबले इंडिया का रियल एस्टेट कैसा है? मतलब अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, क्या हमारे वहां यहां पर भी उसी तरीके की चुनौती मौजूद है, उसी तरीके का डर मौजूद है, उसी तरीके का सिस्टम मौजूद है, जहां
उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन हमारे साथ भी ऐसी दुर्घटना घट सकती है जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस भले वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हों या एक्चुअल हों, वो पीछे उल्टे चलने लग जाएं। देखिए 2016 के बाद जो करेक्टिव एक्शन, जो पॉलिसी इंटरवेंशंस हुए, 2017 में आपका रेरा आया, उसके बाद से हमने जो स्पेकुलेटिव फोर्सेस हैं उसके ऊपर अरेस्ट कर दिया, एंड मार्केट हाईली कंजम्पशन और प्रोडक्शन ड्रिवन हो गया। और यही कारण है कि हमको, अगर आप देखेंगे तो इस वक्त हमारा इन्वेंट्री ओवरहैंग जो है वन ऑफ द बेस्ट है। हमें याद है 2016-17 में जब ये पीक पे हुआ करता था, वहाँ 50 से 60 मंथ की इन्वेंट्री ओवरहैंग होता था, इन्वेंट्री बढ़ रही थी, सेल्स के अंदर 2012 से 2016 तक स्टैग्नेंसी थी, तो इन्वेंट्री ओवरहैंग बढ़ रहा था। उसके बाद प्राइस भी स्पेकुलेटिवली बढ़ रहा था, लेकिन 2016 के बाद जो करेक्टिव एक्शंस हुए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारी मॉडरेट प्राइस इंक्रीज है। आज के दिन नरेटिव्स बहुत सारे मीडिया में फैल रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्टीप प्राइस राइजेस हो गए पिछले 1 साल 2 साल के अंदर। ये केवल लिमिटेड है कुछ एक नॉर्थ इंडियन सिटीज में। अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे देख लीजिए तो केवल 20,000 प्रोजेक्ट जो हम कवर करते हैं, क्वार्टरली सर्वे करते हैं, उसमें केवल 15% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 10% से ऊपर की प्राइस इंक्रीज है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर प्राइस इंक्रीज 0 to 10% के रेंज पे है। और इतनी इनकम कंज्यूमर की बढ़ती है कि वो इस प्राइस को जो है अफोर्ड कर सके। और हमने देखा कि 2016 से 2021 तक प्राइसेस बढ़े नहीं। उसके बाद से अगर हम देखें तो इनकम ग्रोथ जो है वो प्रॉपर्टी प्राइसेस से ज़्यादा बढ़ी है, और यही कारण है कि मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी है। इसका दूसरा आकलन, एक तरफ से आप मंथ इन्वेंट्री देख लीजिए जो 20 मंथ है ऑल इंडिया लेवल पे, जो बताती बड़ी एफिशिएंट है। दूसरा यह है कि रेंटल यील्ड में जिस तरीके का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो भी दर्शाता है कि इनकम ग्रोथ जो है वो प्रॉपर्टी प्राइसेस की ग्रोथ से जो है ज़्यादा हुई है। और यही कारण है कि कैपिटल वैल्यू बढ़ नहीं रही है जिस टेंडम पे रेंटल बढ़ रहे हैं। और रेंटल तभी बढ़ते हैं जब एक अफोर्डेबिलिटी और वहाँ पे कंज्यूमर है वो उसको अफोर्ड कर सकता है। तो रेंटल यील्ड बता रही है, मंथ्स इन्वेंट्री बता रही है, सेल्स के वॉल्यूम्स बता रहे हैं। काफी नैरेटिव है मार्केट के अंदर की सेल्स बहुत ज्यादा गिर गई है। एक सेगमेंट में आपको लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आपको मॉडरेशन दिखाई दिया है। बाकी जो सेगमेंट हैं वहां पे अगर आप देख लीजिए तो आज भी हमारा मार्केट पीक से केवल 3 या 4% के डिक्लाइन पे है। और 2024 में हम पीक करे थे करीब 6.5 लाख 7 लाख यूनिट। आज भी हम 6.5 लाख यूनिट साल की बेच रहे हैं और हमारे पास 10 लाख यूनिट का अनसोल्ड है। तो बिल्डर मार्केट में मुझे ऐसा कोई भी पर्सपेक्टिव नजर नहीं आ रहा है कि जहां पे मार्केट की एफिशिएंसीज गिर गई है इस लेवल पे कि प्राइस के ऊपर आज हम करेक्शन होता हुआ दिखाए देखें। रेंटल यील्ड, मंथ्स इन्वेंट्री, ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि हमारा मार्केट एक प्रोडक्टिव स्टेट के ऊपर है। हालांकि दूसरा कंसर्न जरूर दिखाई दे रहा है जो मैं हमेशा से बोलता हूं कि बिल्डर एग्जीक्यूशंस में थोड़े डिले चल रहा है, और उसके दूसरे रीजंस हैं, शायद लेबर का इश्यूज है, AQI और दूसरे रीजंस की वजह से जो स्टॉपेज ऑफ वर्क होता है उसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं। तो वो इंडिया की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो जो गवर्नमेंट को और बिल्डर बॉडीज को बैठ करके रिजॉल्व करनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे अगर मार्केट की एफिशिएंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा मार्केट बहुत ही एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू चाइना, जहां पे 100 2005 का इंडेक्स आज भी 100 है। इंडिया का इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेंचमार्क इंडेक्स जो 100 हुआ करता था 2005 में, वो आज 600 के करीब है। तो क्लियरली इंडिकेटेड दिखाई देता है कि हमारा मार्केट प्रोडक्टिव है, बायर्स मार्केट है। हालांकि कुछ हद तक निवेशक पिछले 2 साल में मार्केट में आए थे
बट उन्होंने देखा है कि प्राइस राइज उतनी नहीं हो रही है जितना निवेश के लिए उन्हें चाहिए। तो ये आप काफी बायर्स मार्केट है, एंड यूजर मार्केट है, जी और जी। काफी सस्टेनेबल है। तो कुल मिला के आपकी बात का सार ये कि हिंदुस्तान में वो कहानी नहीं हो सकती। आपने इनफैक्ट वो भी बताया कि जिस इंडेक्स को हम चाइना में देख रहे हैं और जिस पे पूरी कहानी हम आज बात कर रहे हैं, वो इंडिया का इंडेक्स, अगर लगभग वैसे इंडेक्स की बात करें तो वो 100 का 600 हो गया है, उल्टी दिशा में चल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। राइट, गुलाम साहब, आपका क्या असेसमेंट है? हालांकि हमारा जो मार्केट है ना तो वो उस तरह से स्टेट बैक्ड है जैसा चाइना में है, जहां पर या तो स्टेट और सेंट्रल मिलके उसको इतना बड़ा पुश देते हैं, इनफैक्ट वहां भी बड़ी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तो जिस रियल एस्टेट की हम बात करते हैं उसमें मेजॉरिटी में प्राइवेट प्लेयर्स ही होते हैं, और अभी जो डिमांड सप्लाई है उसमें इतनी ज़्यादा गैप है। और फिर हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, लग्जरी की, जिस तरह से सेगमेंटेड है हमारा रियल एस्टेट, इस तरह की सिचुएशन जो चाइना में बन गई है उससे तो बहुत दूर खड़ा है। आप क्या कहते हैं? क्योंकि इस समय जैसे ये खबर आई है, बड़ा सवाल हल्ला मच गया है, चाहे सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, और हम टीवी पे भी बात कर ही रहे हैं कि क्या भारत में भी ऐसी स्थिति बन जाएगी? ठीक है, अब हम पहुंचे हैं इस मकाम पर जहां पर अब हमें समझना है भारत के लिए क्या हालात हैं और आगे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको समझाना चाहूंगा, आपके सारे दर्शकों के सामने ये रखना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा अंतर भारत की रियल एस्टेट और चाइना की रियल एस्टेट में जो हमेशा से रहा है। जैसा मैंने बताया, मिड 90s में चाइना का रियल एस्टेट प्राइवेटाइज हुआ, 97 98 में एक बूम शुरू हुआ, पर तकरीबन 20 साल का ऐसा अरसा रहा है कि जहां पर सबसे बड़ा अंतर यह है कि वहां पर आपको लैंड खरीदने के लिए आप कर्जा ले सकते थे, और ये चीज सबसे बड़ी इंपैक्टफुल चीज है जो भारत के पक्ष में जाती है कि भारत के रूल्स रेगुलेशंस आपको लैंड खरीदने के लिए कर्जा नहीं लेने देते। और ये जहां तक मैं जानता हूं, मुझे आज इंडस्ट्री में 35 साल हो गए हैं, 38 साल हो चले हैं, मैंने कभी ऐसी परिस्थिति नहीं देखी जहां पर कोई भी डेवलपर कर्जा लेके लैंड खरीदे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस वहां आता है कि अगर लैंड वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो भी रही हो, उस पर कोई डेट क्रिएट नहीं हो रहा, उस पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। कम से कम हमारा लैंड सारे का सारा लायबिलिटी से मुक्त रहा है, हमेशा से रहा है। और यही फर्क है, जैसा कि पंकज जी भी बता रहे थे, 2014 और 16 के दरमियान बहुत सारे नए रूल्स आए, लेकिन उससे पहले हिस्टोरिकली ये सबसे महत्वपूर्ण रूल रहा है कि आपको लैंड के लिए किसी प्रकार का कोई कर्ज आप नहीं ले सकते। और ये चीज चाइना में नहीं थी। 2000 में जाके उन्होंने, जब उन्हें एहसास हुआ कि ये कितना फ्री छोड़ रखा था उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को, और उसका संगीन असर जो उनके मुल्क की जीडीपी पर, इकोनॉमी पर होने लगा, तब जाके उन्होंने ये रूल को बदला। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। लेकिन हमारे जो रूल्स इतने बेहतरीन हैं कि शुरू से हमने लैंड पर कर्ज नहीं दिया है। अब आ जाते हैं कि उसके दौरान भी जो हमारे भारत में भी जो चंद एक मसाइल खड़े हुए, जो एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था, उससे पहले शायद जो टिपिकल प्रॉपर्टी साइकिल का अप्स एंड डाउन्स होती हैं, उसमें इन्वेस्टर ड्रिवन जो एक एक्साइटमेंट थी, जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में देखी गई, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है, स्पेशली एनसीआर में, जहां पर एक तवील अरसे तक आपको आधे अधूरे तवील हाई राइजेस आपको दिखाई देते थे। वो तकरीबन 2016-17 में उस पर भी काम किया गया। लेकिन जो रूल्स तब्दील हुए हैं, उसके दौरान दो और चीजें ऐसी हुई हैं जो भारत के पक्ष में बहुत बेहतरीन रूल्स रहे हैं। पहली चीज तो आया है रेरा के आने के बाद आपको जो एस्क्रो बनाना जरूरी हो गया है, जिसमें 70% आपके जो भी कलेक्शन बायर से आ रहे हैं वो रेरा में जा रहे हैं। वो एक बहुत बेहतरीन रूल है। और उसके बाद जो एनबीएफसी का जो एक क्राइसिस बीच में आया था, उसको मैनेज करने के लिए जो आरबीआई ने जो बहुत सारे रूल्स और तब्दील किए, और जो रिक्वायरमेंट्स जो बैंकिंग सेक्टर पर डाली कि अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या लोन अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आपको कितनी सिक्योरिटीज खड़ी करनी है, वो सारी सब चलते हुए जो आज जो हम रूल्स लिए बैठे हैं, ये बहुत बेहतरीन। हमारा ये समझना है ग्लोबल एनालिसिस से, भारत में जिस प्रकार के रूल्स आज मौजूद हैं, इसके चलते जो जिस प्रकार का आप ब्लड बाथ या बबल बर्स्ट जो आप चाइना में जिसका जिक्र कर रहे हो, वो भारत में मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे रूल्स बहुत बेहतरीन हैं।
चाहे वो रेरा हो, चाहे वो आरबीआई हो, या ओवरऑल गाइडलाइंस जिसके थ्रू हम पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं, वो हमें उस मकाम तक नहीं जाने देगा। हमने जो वर्स्ट पीरियड ऑफ रियल एस्टेट देखा है, जो शायद जीएफसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुआ था, उस दौरान में शायद चंद एक साल ऐसे हुए थे जब खास तौर से एनसीआर रीजन में कई सारे ऐसे मकान, तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख मकान अटके हुए दिखाई दिए, लेकिन उनको भी हमने सेटल कर लिया। मेजॉरिटी ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स आज वो सब मुकम्मल हो चुके हैं, चंद एक बचे हैं जो शायद अगले चंद सालों में वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। तो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट जो है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। चाइना में जो हुआ वो सो हुआ, लेकिन भारत का जो रूल्स और रेगुलेशंस हम इस समय पिछले वक्त में जो हमने सीखा है, और वो सारी सीखे लेके हमने जो एक प्लेग्राउंड बनाया है, वो रियल एस्टेट डेवलपर्स को पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है। जिस प्रकार के लेसन्स हम आज देख रहे हैं चाइना में, वो यहाँ पर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और एक और बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बताई, अहमियत वाली, वो ये कि हमारे मुल्क में भी रियल एस्टेट सेक्टर तकरीबन प्राइवेट है। जो 98 में प्राइवेटाइजेशन चाइना में हुआ और उसके बाद एक भयंकर नो होल्ड बार्स टाइप की जो एक ग्रोथ देखी गई, उसमें किसी को यह ख्याल नहीं आया कि ये सुनहरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो तकलीफें होंगी। लेकिन हमने वक्त पर रूल्स बनाते चले गए हैं, और उसके कारण आज जहां हम खड़े हुए हैं। और एक और चीज, पिछले शायद 8-10 साल पहले कई सारे चाइनीज कंपनी, आई थिंक 2016-17 के आसपास बहुत सारी चाइनीज कंपनी इंडिया में आई थी। ये जो बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के आप नाम ले रहे हो, उनमें से कई सारे इंडिया में आए थे, लेकिन शायद 2016-17 में रूल्स चेंज हुए और उसके बाद ये सारे चाइनीज कंपनी वापस चले गए हैं। तो ये मुमकिन था कि अगर वही एवरग्रांडे शायद आज इंडिया में होता, तो भारत के रियल एस्टेट पर भी एक बहुत बड़ा छाप, बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ जाता। लेकिन चूंकि हमारा रियल एस्टेट सारे का सारा, तकरीबन सारे का सारा इंडिजिनाइज है, हम लोकली करते हैं, ये सेक्टर पे हम आज फख्र से कह सकते हैं ये वो सेक्टर है जो पूरे का पूरा भारतीय है। सारे डेवलपर्स भारतीय हैं, चंद एक डेवलपर्स जो बाहर से आते भी हैं, उनको लोकल सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये वो एक चीज है जो हमें दूसरे मुल्कों से अलहदा करती है, और उस कारण से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि चाहे जो हो, जो कुछ आज आप चाइना में देख रहे हो, भारत में वो सब होता नहीं दिखेगा। राइट तो पंकज जी का असेसमेंट, गुलाम साहब का असेसमेंट फाइनली ये कह रहा है कि जो कुछ हुआ चीन में वो हुआ, उसके अपने कारण है, जिसको आज हमने बहुत डीप जाके एनालाइज किया कि आखिर ये स्थिति क्यों बन गई है उनके यहाँ कि 20 साल के निचले स्तर पर चली गई हैं प्रॉपर्टी की कीमतें, और इन्वेंट्री के लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, 72% 73% की इंक्रीज आ गई है, घर के घर खड़े हैं। घोस्ट सिटी की कहानियां तो हम चीन के लिए सुनते ही थे, बिल्डर वहां के बर्बाद हो रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों के कर्ज में डूब के कंपनियां बंद हो रही है, वहां की सरकार के तमाम जो फंड्स हैं, जो कोशिशें हैं, वो भी काम नहीं कर रही। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वहां का जो एक आम निवेशक है जिसने रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर ले रखा था, अब उसका क्या होगा, खैर वो चीन डिसाइड करेगा, चीन देखेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में वैसी स्थिति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जिस इंडेक्स को लेकर हम चीन की बात कर रहे हैं, वो इंडेक्स तो भारत में इस समय अपने बेहतरीन मुकाम पे खड़ा हुआ है, 100 से 600 पहुंचा, जैसे पंकज सर ने बताया और गुलाम साहब ने जो एक तस्दीक दी, पूरा डिटेल एनालिसिस किया कि क्यों हमारा इंडियन रियल एस्टेट इतना रेजिलिएंट है। वक्त पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए, गलतियां हमने भी की है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन गलतियों से सबक सीखे हैं और अच्छे सबक सीखे हैं। तमाम नई चीज़ें लाकर, तमाम नए रेगुलेशंस लाकर, बैलेंस बिठाकर, जहां दिक्कतें हुई उन्हें सॉल्व करके, और आज की तारीख में भारत के रियल एस्टेट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही जो चाइना में हुआ है या होने जा रहा है। तो तमाम दर्शक जिन्होंने पिछले 2-3 दिनों में इस खबर के कारण एक घबराहट आ गई, मन में एक विचार आ गया, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ज़िरा हो गई, बातचीत हो गई, उनके लिए मैसेज है यहाँ से हमारे दोनों एक्सपर्ट की तरफ से। कोई दिक्कत नहीं है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में, और ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले वक्त में भी जिस नींव पर खड़ा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। हम मार्केट साइकिल्स की बात अलग है, वो चलती हैं, वो रियल एस्टेट का हिस्सा है, किसी भी सेक्टर में ऐसा होता है, वो डिफरेंट चीज है और वो भी अपने आप को खुद बैलेंस करता रहता है। लेकिन धराशायी हो जाए, 20 साल नीचे गिर जाए, रिवर्स में चली जाए कीमतें, मकान धरे रह जाएं, घोस्ट सिटीज बन जाए और निवेशक फंस जाएं, ऐसी परिस्थितियां भारत से अभी कोसों दूर है और शायद आती हुई भी कभी दिखाई नहीं देगी। बहुत शुक्रिया
गुलाम साहब, पंकज जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत डीप टॉपिक भी था समझने समझाने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि आजकल चूंकि सोशल मीडिया इतना मुखर है कि लोग वहीं पे बातचीत करते हैं, आधी अधूरी सलाह मिलती है, सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन रियल पिक्चर आने की बजाय उसकी खिचड़ी पकती है। लेकिन आप दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, नंबर से, डेटा से बताया चीन में क्या हुआ और भारत में क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के। और सभी दर्शकों से भी निवेदन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, ग्राफ्स वगैरह हैं, वैल्यूज हैं, एक बार में शायद आपकी समझ में ना आए। आप अगर इसे टीवी पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब पे जाइए, CNBC आवाज के, वहां पर पूरा एपिसोड है, उसे ध्यान से देखिए, सुनिए, फॉरवर्ड कीजिए, दूसरे लोगों को भेजिए जो भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है या इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी, पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जब देखें तो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, क्या कुछ और सुनना या जानना चाहते हैं इस सब्जेक्ट चीन के बारे में, वहां के रियल एस्टेट के बारे में और इंडियन रियल एस्टेट के बारे में, तो वो और डिटेल में आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ, लेकिन इस टॉपिक पर आपके विचारों का, आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।